नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। इंडियन इकोनॉमिक्स के दूसरे लेक्चर में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होता है। आशा करता हूं वो वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इस वीडियो में रहेगा वो रहेगा अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण देखिएगा, छोटे छोटे टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपकी समझ विकसित हो जाए। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देख लूँ जरा, ये फोकस आउट तो नहीं हो रहा यहाँ से जी। तो अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, बेसिकली वर्गीकरण जब भी हम करते हैं तो कोई ना कोई आधार हमारे पास होता है। तो हम आधार इस समय जो लेंगे वो दो आधार लेंगे। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण दो आधार पे किया जाता है। सबसे पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में कहते हैं इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, इसे कहते हैं इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण का अध्ययन करते हैं कि किस तरह से किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, किस तरह से उसका उपभोग होगा, किस तरह से लोगों तक उनको पहुंचाया जाएगा, अर्थात उनका वितरण होगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे जाके हम अर्थव्यवस्था का भी वर्गीकरण करेंगे, लेकिन जो टॉपिक हमारा सीरियल से आएगा उसे लेके चलेंगे। तो अर्थशास्त्र को नॉर्मली दो भागों में बांटा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि इसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब यह हो गया कि अर्थशास्त्र में हम छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन जब करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर मैं एक डेफिनेशन लिखूँ यहाँ पर, उसके बारे में दो लाइन लिखूँ, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा इसमें कि अर्थशास्त्र की दो भाग, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, हिंदी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पहली लाइन तो यही होगी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई का अध्ययन, छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है। एक छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आप देख रहे हैं अर्थशास्त्र, मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। और अर्थशास्त्र के नियमों का अध्ययन करके ही एक अर्थव्यवस्था बनाई जाती है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र के वर्गीकरण में पहले अर्थशास्त्र व्यष्टि और दूसरा समष्टि। व्यष्टि अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है। छोटी इकाई क्या? जैसे हम बात कर सकते हैं किसी उपभोक्ता के बारे में, कि उपभोक्ता का अध्ययन किया जा सकता है कि एक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उपभोक्ता पाए जाते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु का उत्पादन करने से पहले जो भी उस वस्तु का उत्पादन करने वाली कंपनी है, निर्माण इकाई है, वो पहले उस क्षेत्र में या उस देश के रहने वाले लोग, जो कि क्या हैं, उपभोक्ता वही लोग तो हैं जो उस देश में रहते हैं, उनका अध्ययन करेगी। ये पता करेगी कि इस देश में या इस क्षेत्र में किस प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार की वस्तु को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे या किस लेवल पे करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे उपभोक्ता का अध्ययन करेंगे, उत्पादन का अध्ययन करेंगे। अगर कोई उत्पादन इकाई है तो हम उसका भी अध्ययन करेंगे कि उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, उत्पादन कहाँ किया जाए। मान लीजिए कि आप कोई भी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उसके लिए कच्चा माल आपको वहाँ आसपास मिल जाएगा तो आपकी निर्माण लागत कम आएगी। अगर आपने फैक्ट्री लगाई कहीं दूर और कच्चा माल और कहीं दूर से आता है तो आपको निर्माण लागत ज़्यादा हो जाएगी, तो आप उस चीज़ पर ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। तो छोटी
छोटी इकाई का अध्ययन जब करते हैं तो किसका अध्ययन करते हैं? उपभोक्ता का, उत्पादन का। एक किसी बाजार का अध्ययन कर सकते हैं कि इंडिया में किसी भी एक क्षेत्र में पर्टिकुलर किसी वस्तु का मार्केट कैसा है। मान लीजिए कि अगर मैं यूपी की बात करूं तो पता कर सकते हैं कि यूपी में हम आगरा में, अलीगढ़ में, कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कैसा है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम कैसे बिकते हैं। तो एक बाजार का अध्ययन हो गया छोटे रूप में। या किसी एक फर्म का अध्ययन कर सकते हैं कि कोई एक फर्म है जो किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करती है, तो उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि वह फर्म इतने लंबे समय से मुनाफे में जा रही है या कोई फर्म घाटे में भी जा रही है, तो अर्थशास्त्र में उसका भी अध्ययन किया जाता है कि ये फर्म मुनाफे में है तो क्यों है, घाटे में है तो क्यों है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र का एक टाइप है। इसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता का उत्पादन कैसे होगा, बाजार का, किसी एक पर्टिकुलर वस्तु या सेवा के बाजार का अध्ययन करते हैं, या किसी फर्म का अध्ययन करते हैं कि ये फर्म इतने लंबे समय से घाटे में क्यों है या इतने लंबे समय से मुनाफे में क्यों है। क्योंकि जो भी लोग इस क्षेत्र में आना चाहेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ही आएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम इन सब वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। और ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने से हमें किसी भी वस्तु के उत्पादन या किसी भी वस्तु का वितरण या उसकी कीमत, ये सब तय करने में कि हमने क्या किया, इन सब पहलुओं का अध्ययन कर लिया। उसके बाद हम उस वस्तु का उत्पादन कैसे करें, कहाँ करें, कच्चा माल कहाँ से जुटाएं, इसको डिसाइड करने में आसानी होती है। या उस वस्तु का वितरण लोगों तक कैसे पहुंचेगा। हम देखते हैं कि बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं, कोई भी वस्तु बनाई या कोई भी सेवा वो जनरेट कर रहे हैं, सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या करती हैं, कुछ कंपनियां सीधे सीधे अपने ही शॉप खोल देती हैं। वो किसी और को फ्रेंचाइजी या एजेंसी नहीं देती हैं, खुद खोल देती हैं। कुछ कंपनियां दूसरे लोगों को एजेंसी दे देती हैं कि आप हमारी वस्तु या सेवा को आगे तक पहुंचाइए। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? वितरण सिद्धांत के अंतर्गत। या इस वस्तु या सेवा की कीमत कितनी होनी चाहिए, ये सब डिसाइड करने में मदद मिलती है। कहाँ से? इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन से। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र के दो भाग आपने देखे। और एक मिनट रुकिएगा, मैं साफ करने के लिए कुछ ले लूँ यहाँ। चलिए, तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ। इसमें आपने देखा कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं। और उस इकाई के अंतर्गत क्या क्या आता है? उपभोक्ता का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार के उपभोक्ता पाए जाते हैं। या हम बात करेंगे उत्पादन किस प्रकार से होगा, या किसी भी एक वस्तु या सेवा का बाजार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। या हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कीमत निर्धारित की जाए। इन सब पहलुओं का अध्ययन करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 सिद्धांत होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो देखिएगा, आपने देखा, आपने यहाँ देखा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का आपने पहला टाइप देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जैसे हमने क्या कहा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा। मैं इसको साफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इतना साफ नहीं है। तो आप देखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमने क्या अध्ययन किया था कि अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई या इकाई के रूप में हम किसी उपभोक्ता का, उत्पादन का या बाजार का या फर्म का अध्ययन हम कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स 3 सिद्धांतों पे काम करता है। पहला काम करता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 सिद्धांत हैं। इसके 3 सिद्धांत याद रखिएगा, अक्सर अगर एग्जाम से पूछा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला जो सिद्धांत है वो है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। यानी कि हम इसके अंतर्गत यह अध्ययन करते हैं कि एक उपभोक्ता यानी कि हम और आप लोग उपभोक्ता हैं, वह अपनी आय को किस प्रकार से खर्च करता है। जैसे हम और लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं तो खर्च करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला सिद्धांत इस बात का अध्ययन कराता है, या इसके अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि कोई भी उपभोक्ता अपनी आय को किस प्रकार खर्च करता है जिससे उसे मैक्सिमम संतुष्टि मिल सके। यानी कि आप देखते हैं कि आप जब पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, तो आप उन चीज़ों पे उस प्रकार खर्च करते हैं जिससे कि आपको तसल्ली हो सके कि मैंने अपना पैसा सही जगह खर्च किया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला सिद्धांत क्या है? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के उपभोक्ता किस प्रकार से मार्केट में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए अपनी आय को खर्च करता है। दूसरा सिद्धांत है उत्पादन व्यवहार सिद्धांत। उत्पादन व्यवहार सिद्धांत, इसका मतलब है
कि कोई भी निर्माण इकाई है, कोई भी निर्माण इकाई है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, जूता बनाती है, कपड़े बनाती है, खाने का सामान बनाती है, या कोई फर्म है जो सेवाओं का उत्पादन करती है, मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर है, कोई स्कूल है, कोई सिनेमा हॉल है, या कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो वस्तुओं को इधर से उधर ले जाने की सेवा देती है। तो ये उत्पादन यानी कि कोई भी कंपनी अपनी वस्तु या सेवा का उत्पादन किस प्रकार करे ताकि उसका लाभ क्या हो, मैक्सिमम हो। यहाँ क्या अध्ययन कर रहे थे कि कोई भी उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करे कि उसे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये अध्ययन किया जाता है कि इस एरिया में या इस क्षेत्र में लोग अपनी इनकम को किस प्रकार से खर्च करना पसंद करते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। उत्पादन व्यवहार सिद्धांत इस बात का अध्ययन करते हैं कि कोई भी निर्माण इकाई है, कोई भी निर्माण इकाई है, चाहे वो वस्तु का निर्माण करती है, चाहे वो सेवा का निर्माण करती है, वो इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि कोई भी निर्माण इकाई किस प्रकार से अपने उत्पादन को इस प्रकार से करती है कि उसका लाभ क्या हो सके, मैक्सिमम लाभ प्राप्त कर सके। ऐसा ना हो कि वह अपनी फर्म को ऐसी जगह लगा दे जहां उसका माल, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवा हो, बिकना बंद हो जाए या कम से कम लाभ हो। तो उत्पादन व्यवहार सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए ताकि लाभ क्या हो, मैक्सिमम। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि कोई भी उपभोक्ता अपनी आय को किस प्रकार खर्च करता है ताकि उस उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके। तीसरा सिद्धांत इसमें है कीमत सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है इसमें कीमत सिद्धांत, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि इसकी अर्थशास्त्र का पहला टाइप माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे उत्पादन इकाई हो, चाहे कोई बाजार हो या कोई फर्म हो। और यह माइक्रो इकोनॉमिक्स 3 सिद्धांतों के ऊपर काम करती है। पहला उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत कि उपभोक्ता किस प्रकार अपनी इनकम को खर्च करता है। दूसरा उत्पादन व्यवहार सिद्धांत कि कोई भी निर्माण इकाई, चाहे वो वस्तु बना रही हो या सेवा, अपना उत्पादन किस प्रकार करती है ताकि उसका लाभ क्या हो जाए, मैक्सिमम। और तीसरा सिद्धांत है कीमत सिद्धांत। इन दोनों का अध्ययन करने के बाद कि किस प्रकार से वस्तु या सेवा की कीमत तय की जाती है, वस्तु या सेवा की कीमत किस प्रकार से तय की जाती है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपने मान लीजिए कोई स्कूल खोल दिया किसी एरिया में, या कुछ ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री खोल दी आपने, या आपने कोई और जूता बनाने वाली कंपनी खोल दी। तो आप क्या करेंगे, कीमत कैसे डिसाइड करेंगे? ऐसे तो करेंगे नहीं कि आपके मन में आया कि ये चीज़ इतने की बिकेगी, इतने बिकेगी। आप इसके लिए क्या अध्ययन करेंगे? अध्ययन करेंगे कि उस एरिया के उपभोक्ता किस प्रकार से पैसे को खर्च करते हैं, किस लेवल की चीज़ें खरीदते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि जिस क्षेत्र में आप कंपनी लगा रहे हैं उस क्षेत्र में उत्पादन कॉस्ट क्या आनी चाहिए, कम से कम। अगर मैं जूता बनाऊंगा तो मैं ऐसी जगह अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा जहाँ मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ जाए, कम से कम आ जाए, ताकि मुझे लाभ क्या हो जाए, मैक्सिमम। और इन दोनों का अध्ययन करने के बाद ही कीमत सिद्धांत आता है। तो इसमें ये देखा जाता है वस्तु और सेवा की कीमत कैसे तय की जाती है। तो आपने देखा अर्थशास्त्र का पहला टाइप माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन 3 सिद्धांतों पर निर्भर करता है। और इन सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद 3 चीज़ निकल के आती हैं कि उपभोक्ता किस प्रकार से अपनी आय को खर्च करता है। दूसरा, किसी भी निर्माण इकाई को लगाने से पहले ये अध्ययन किया जाता है कि निर्माण इकाई किस प्रकार स्थापित की जाए ताकि लाभ मैक्सिमम प्राप्त हो सके। और इन दोनों का अध्ययन करने के बाद यह भी देखा जाता है कि कीमत किस प्रकार से डिसाइड की जाएगी, क्योंकि कीमत काफ़ी हद तक किसी भी उपभोक्ता की संतुष्टि और किसी भी निर्माण इकाई का लाभ तय करती है। कीमत ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उपभोक्ता को संतुष्टि हो सके कि हाँ, मैंने ये वस्तु ठीक ठाक मूल्य में खरीद ली, मेरी आय के अंतर्गत ये शामिल है कि मैं इसको खरीद सकता हूँ। और कीमत इतनी भी कम ना हो कि निर्माण इकाई को घाटा हो जाए। तो दोनों का अध्ययन करने के बाद कीमत सिद्धांत का अध्ययन इसीलिए किया जाता है कि उपभोक्ता को संतुष्टि भी हो जाए कि मैंने ठीक ठाक पैसे में ये वस्तु या सेवा खरीद ली, और निर्माण इकाई को उससे लाभ भी हो जाए। तो पहला टाइप आपके सामने खत्म हुआ। अर्थशास्त्र का दूसरा टाइप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है समष्टि। इससे पहले पढ़ा आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, इसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो माइक्रो थी, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिएगा, इसका दूसरा नाम है वृहद अर्थशास्त्र। वृहद आप समझते ही हैं, वृहद को अगर हम और थोड़ा सा अगर सही शब्दों में लें तो लार्ज कह सकते हैं। यानी कि हम अब तक अध्ययन कर रहे थे कैसे लेवल पर, बहुत स्मॉल लेवल पर, कि हमने उपभोक्ता का अध्ययन कर लिया
कि अलीगढ़ के क्षेत्र में या आगरा के क्षेत्र में या कासन के क्षेत्र में इस वस्तु या सेवा के उपभोक्ता किस प्रकार से इस वस्तु को खरीदते हैं, सेवा को खरीदते हैं। या हमने उत्पादन की बात कर ली कि इस एरिया में अगर हम कोई कंपनी लगाते हैं किसी वस्तु को बनाने की या सेवा उत्पादन की इकाई लगाते हैं तो किस प्रकार से उत्पादन किया जाए। तीसरा हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से हमें कीमत निर्धारित करनी है। लेकिन जब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसे हम क्या कहते हैं, वृहद अर्थशास्त्र, और माइक्रो को हम कह रहे थे सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो वृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत या तो पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा, या अर्थव्यवस्था के किसी एक महत्वपूर्ण घटक का अध्ययन किया जाएगा। यानी कि वहाँ हम छोटे इकाई का अध्ययन कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे काय के अंतर्गत, वृहद या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, या किसी एक महत्वपूर्ण घटक का अध्ययन करेंगे। पूरी अर्थव्यवस्था करेंगे तो आप जानते हैं पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे ही करेंगे। अगर किसी एक महत्वपूर्ण घटक की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आपने मुद्रास्फीति का अध्ययन कर लिया। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की बात हो रही है कि इस देश में महंगाई कितनी है, क्यों बढ़ रही है, इसके बढ़ने के कारण क्या हैं और कम करने के कारण भी क्या हैं। तो ये सब काय के अंदर अध्ययन होगा, मुद्रास्फीति के अंदर अध्ययन होगा। हम बजट का अध्ययन करते हैं कि बजट किस प्रकार से बनाया जाए, तो ये एक बड़ा पहलू हो गया। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं। राजकोषीय नीति, आपने देखा होगा कि सरकार को राजकोषीय घाटा हो जाता है कि सरकार इनकम से ज़्यादा खर्च कर देती है। तो सरकार को ये भी देखना होता है कि सरकार इनकम से ज़्यादा खर्च ना करे, या करे इस प्रकार से कि राजकोषीय घाटा ज़्यादा ना बढ़ने पाए। तो राजकोषीय नीति भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, वृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक्स में हम सबकी चर्चा करेंगे। या आपने अर्थव्यवस्था में गरीबी का अध्ययन किया कि देश में कितनी गरीबी है, उसके कारण क्या हैं और उसको कारणों को दूर करने का उपाय क्या है। बेरोजगारी का आप अध्ययन कर रहे हैं, मौद्रिक नीति का अध्ययन कर रहे हैं। देखा होगा आपने आरबीआई क्या करती है, मौद्रिक नीति जारी करती है नहीं करती है, कि कितनी रेपो रेट होगी, कितनी रिवर्स रेपो रेट होगी, बैंक कैसे काम करेंगे, ये सब काय के अंतर्गत आता है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। तो जब अर्थव्यवस्था में हम अध्ययन काय कर रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसको हम वृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं, लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं, तो या तो इसके अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे या अर्थव्यवस्था के किसी एक महत्वपूर्ण घटक का अध्ययन करेंगे। जैसे मुद्रास्फीति का अध्ययन कर रहे हैं कि देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसको कम कैसे किया जाए। बजट का अध्ययन करेंगे, राजकोषीय नीति का अध्ययन करेंगे, गरीबी का, बेरोजगारी का, मौद्रिक नीति का अध्ययन करेंगे। तो बड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाए या पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाए तो किसके अंतर्गत आता है, ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और ध्यान रखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से फायदा क्या है। वहाँ पे हम कर रहे थे व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन। क्या फ़ायदा मिल रहा था कि हम किस प्रकार से उत्पादन करें वस्तुओं का, सेवाओं का, किस प्रकार से लोगों तक पहुँचाएं और कितनी कीमत रखें। वहाँ केवल ये लाभ मिल रहा था उसका अध्ययन करने से। लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन की, तो हमें देश की बड़ी समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी या मुद्रास्फीति, ये समस्याएं हैं कि महंगाई भी ज़्यादा ना बढ़े, बेरोजगारी नियंत्रण में रहे, गरीबी नियंत्रण में रहे, राजकोषीय घाटा ज़्यादा ना हो, राजकोषीय घाटा इत्यादि, इन सब समस्याओं को सॉल्व करने में इसका अध्ययन करने से इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने में मदद मिलती है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, वृहद अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में आपने देखा कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 3 सिद्धांत मैंने बताया आपको, उत्पादन सिद्धांत, उपभोक्ता सिद्धांत, उत्पादन व्यवहार सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, कीमत सिद्धांत। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम पूरी अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के एक बड़े पहलू या महत्वपूर्ण घटक का अध्ययन करते हैं। आशा करता हूँ ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। ऐसे ही लगातार आपको वीडियो इकोनॉमिक्स के मिलते रहेंगे। अदर सब्जेक्ट को भी बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। थैंक यू।